सही शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया। आप सब ने भी बाखूबी से उन शब्दों का इस्तेमाल किया। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। इस पैनल के माध्यम से कुछ बेसिक चीजों को मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहूंगा और एक एक करके हम सभी से बात करेंगे। सबसे पहले मेरा मन में एक सवाल आता है, अभी थोड़ी देर के लिए इस शब्द को मैं कॉमन सा शब्द बोलने वाला हूं। लोग बोलते हैं अप्लाई और इसका सही शब्द है स्पॉन्सर, मेंटर, टीचर, गाइड हम बोल सकते हैं। मैं आप सभी के माध्यम से जानना चाहूंगा कि जब कोई हम सिस्टम में आते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, एक ही स्ट्रक्चर के बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। एक सही स्पॉन्सर को हम कैसे पहचानें? मैं शुरू करूंगा इधर से, सोनम मैम से। यहाँ पर जो शब्द है वो अपनी डेफिनेशन खुद दे रहा है। अप लाइन, जो हमें अप करे, जिसकी संगति में हम ऊपर की तरफ जाएं, जिसकी गाइडेंस में हम ग्रो करें, वो है रियल अपलाइन। द बिगेस्ट थिंग जो मेरे पूरे करियर में मैं समझ पाई इस अपलाइन वर्ड के बाद, हमने फिर इसे स्पॉन्सर से भी डिफाइन किया, हमने इसे राइट सीनियर से भी डिफाइन किया, मेंटोर वर्ड बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। अब बीइंग अपलाइन, हम जिसके नीचे आ जाते हैं, ऊपर के सभी लोग हमारे अपलाइन में आ जाते हैं, यानी जो हमसे ऊपर हैं वो सारे हमारे अपलाइन, राइट। अब इसमें भी राइट अपलाइन कौन है? जब आप अपने स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग दिख रहा हो, रेगुलर एक्टिव दिख रहा हो, सारी मीटिंग में प्रेजेंट दिख रहा हो, लगातार लेवल अप करते हुए दिख रहा हो, इट मीन्स, कहते हैं रंग बदलता है। कैसे रंग बदलता है? हाँ, संगत से आती है रंगत। तो अगर उस तरीके के सीनियर मेंटोरशिप के सानिध्य में हम आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ भी संभव है। तो मेरे मतलब में सिर्फ यही है, वो अपलाइन जो आपको ग्रोथ कराए, जो आपको अप करे, दिस इज द राइट अपलाइन। थैंक यू। मैं सुनील सर से जानना चाहूंगा, सोनम मैम ने दो शब्दों का बारे में बताया, जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, और कोई परिभाषा है एक अपलाइन की सही पहचान करने में? नीचे मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारा बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है जो एक्चुअल में स्ट्रक्चरली कहीं ना कहीं हमारे से ऊपर होते हैं, पर आपसे ऊपर स्ट्रक्चर में हर व्यक्ति आपका मेंटोर नहीं हो सकता, जो आपके लिए एक सही गाइड, सही मेंटोर नहीं हो सकता। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हु इज़ द पर्सन जो मेरी रियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड है और मुझे वास्तव में हाथ पकड़ के आगे लेके जा सकता है। मैं 16-17 साल के करियर में मैंने अपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा, बहुत बार रोल चेंज होते हैं आपकी लाइफ में, एक कोच के, एक मेंटोर के। जिसने मुझे इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो वो एक डिफरेंट व्यक्ति थे, पर उनके साथ मेरी जर्नी इनिशियल कुछ दिन ही रही। उसके बाद मैं किसी और व्यक्ति के साथ प्लग इन हुआ, उनसे जो ऊपर थे, जो हाँ, जहाँ मुझे लगा कि ही इज़ द राइट पर्सन, जो मुझे गाइड कर सकता है, जो मुझे आगे लेके जा सकता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और ग्रो हुए, कुछ समय बीता, फिर किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ। मैं आपको ये चीज़ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जब आप सिस्टम के साथ प्लग इन रहेंगे, जब आप इवेंट्स में आएंगे, जब मीटिंग्स में आएंगे, तो आपका अपना एक कॉमन सेंस बिल्ड होगा और आप पहचान पाएंगे कि मुझे किस व्यक्ति के साथ, किसके साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है, किसकी जो है सबमिशन में किससे जो है प्लान बैठ के गोल सेटिंग करनी है, प्लानिंग करनी है। और वही सही व्यक्ति है जो आपकी ग्रोथ के बारे में सोचता है दिन रात, और उसी के साथ लग के आप कदम से कदम मिला के आप बड़े हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। वही आपका सही मेंटोर है। राइट। सो हमें 3-4 शब्दों के बारे में पता चला, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, विलिंग भी होता है। अब मेरे मन में सवाल, और शायद सबके मन में भी होगा, अगर मुझे मेरे अपलाइन में, जिसका मेंटल बोलते हैं, इन 4 में से किसी एक चीज की कमी नजर आई, उस वक्त क्या करना चाहिए? विवेक सर।
जैसे कि सुनील सर ने अपलाइन की बात करें तो एलओएस में बहुत सारे हमारे लोग होते हैं, राइट। इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आप सपोज एक नया भी बिगनर आप हो, राइट, लेकिन हो सकता है कि आपकी टीम में हाईली प्रोफेशनल कोई पर्सन आ जाता है, राइट। अपलाइन तो आप हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रूमिंग की, जैसे जैसे आपके बिजनेस को डेवलप करना है, तो आपको ज़रूरत ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एलओएस में है, मतलब ये नहीं कि उसको हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ में और कौन हो सकता है जो टाइम पे मुझे सही तरीके से गाइड करे, सही तरीके से जो भी हमारा गोल है वो गोल की तरफ कौन लेके जाने वाला है, राइट। सो बहुत बड़ा ये मैं बोल सकता हूँ कि प्रोसेस का भी पार्ट है। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, कई बार जब कुछ चीज़ें हमको पता चलती हैं तो भी समझ में आता है कि नहीं, मुझे किसी और भी सुपीरियर अपलाइन की ज़रूरत है, राइट। तो ये प्रोसेस का पार्ट है। हाँ, ये ज़रूर है, जिस तरीके से कार्डिनल रूल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हमारी टीम की बात करें, ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अपलाइन के लिए भी होती है, राइट। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिससे हमको उस प्रोसेस से टाइम पे आपको चेक करते रहना है और इस हिसाब से आप आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। नीरू मैम से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। एक्टिव, इफेक्टिव, विलिंग एंड ग्रोइंग के बारे में हमने मतलब समझ पाएगा। विलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अब अपलाइन विलिंग है नहीं है, जनरली एक नया बंदा कैसे डिसाइड करे, उनको कैसे समझ पाएगा विलिंग का जो परिभाषा है? सर सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, अगर आपको सही मेंटर को चुनना है या देखना है तो सबसे पहले आप उनके साथ एक काउंसलिंग सेशन कीजिए। अगर वो आपकी रेगुलर काउंसलिंग कर रहे हैं, रेगुलर आपको कोच कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट अपने लेवल को कैसे टारगेट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि किस स्टेप पे आपकी जो स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अगर उसको आइडेंटिफाई करके आपको ग्रो करवा रहे हैं, अगर उस तरह का उनके अंदर आपको दिख रहा है तो मुझे लगता है वो आपके लिए राइट मेंटर है, जो आपके साथ हर लेवल पे जाके आपकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करे। और वही मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। कई बार मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले थी उसमें और इसमें बहुत फर्क है। यहाँ 2 टीम्स का प्लान है तो आपके पास बहुत सारी एडवर्स में बहुत सारे ऊपर लोग होते हैं, तो बहुत बार कई सारी चीज़ें आती हैं लोगों के अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन एक है, आपका डिसीजन क्या है और आपकी अपलाइन का क्या डिसीजन है, आप वहाँ से चेंज देखो। कई बार हम लोग देखते हैं कि वो कुछ कर नहीं रहा, तो इसलिए आपको भी उस तरीके से गाइड भी नहीं कर रहा, उसका अभी इंटरेस्ट नहीं है, उसका हो सकता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, उसका भी बिजनेस के लिए प्रॉपर डिसीजन ही नहीं है, तो वो सिर्फ धीरे धीरे आपको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन आपके जो एक्चुअल में जो आपके साथ करने वाले काम हैं, आपकी टीम की काउंसलिंग, आपके बहुत सारे काम वो नहीं हो रहे, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो वहाँ से आप अपने मेंटर को, अपने अपलाइन को आप सही तरीके से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। एक सवाल सारा मैम आपसे पूछूंगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी ने किसी के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, उन्होंने थोड़ा देर काम किया और उनका जो स्पॉन्सर थे वो इनएक्टिव हो गए, वो अभी काम नहीं करते या फिर उतने सपोर्टिव नहीं रहे। दिस इज वन सिचुएशन। बहुत बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने खुद से किसी को अप्रोच किया, कंपनी को अप्रोच किया, खुद से स्टार्ट किया, तो उनका ऑफिशियल कोई स्पॉन्सर है नहीं जो उनको सपोर्ट करे। ऐसे केसेस में लोग अपने आप को कैसे डेवलप करें? क्या एस्ट्रोनॉट का प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई प्रोविजन है कि इस सिस्टम को फॉलो करके किया जा सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? सर मुझे लगता है ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, इनफैक्ट बहुत लोग हैं भी वैसे। अपलाइन एडिंग ऑन टू ऑल ऑफ देम, अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको प्लान दिखा करके स्पॉन्सरशिप लगा दिया, वो उनको पहले आप देखो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो ना एक्टिव है, जैसे आपने कहा, ना इफेक्टिव है, ना ग्रोइंग है, ना विलिंग है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप सीधा ऊपर देखिए। जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया उनको आपने देख लिया, नहीं हो रहा, उनके ऊपर देखिए कौन है, उनको चुनिए। अगर वो सही लग रहा है तो सही है, फिर उनके ऊपर देखिए कि वो कैसे हैं। आप सारे लोगों को ऊपर देखिए, जो आपको दिखा कि ये सारे क्वालिटीज उनमें है, उनको चुनिए। और चुनते टाइम ये भी देखिए कि क्या वो जो है वो विलिंग है मेरे साथ, मुझे सपोर्ट करके मुझे लेके जाने के लिए। ये इसमें सिग्नेचर को चेक करना चाहेंगे या फिर एनी ऑफ द पैनलिस्ट किसी में कुछ ऐड कर? प्लीज सुनील सर। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो सही विलिंग अगर आपको अपलाइन देखना है, मैंने हमेशा देखा है कि विलिंग अपलाइन की जो गोल शीट होती है ना, उस पर आपका अगर नाम है तो वो आपके लिए विलिंगफुल है। अगर वो आपको सामने से आपसे हमेशा कनेक्टेड है, उसको पता है कि
व्हाट यू आर थिंकिंग, आपकी नीड्स क्या हैं, आपके बिजनेस की जरूरत क्या है, आपके स्ट्रक्चर में कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। अगर ये सारी चीज़ें आपके अपलाइन के गोल शीट पे आपके लिए हैं तो अभी मानो कि ही इज़ द राइट पर्सन जो आपको उठा के कहीं पे भी लेके जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो सकता है। करेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बार थोड़ा सा सवाल हमारे पास आता है तो उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। बहुत बार अपलाइन डाउनलाइन जिसको हम स्पॉन्सर और मेंटर बोलते हैं उनके बीच की जो कम्युनिकेशन होती है, कई बार कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा अनइजी होता है। स्पॉन्सर या अपलाइन से या फिर मेंटर से पूछता जो बातचीत होता है, सर इस महीने आप क्या करने वाले हो, आपका क्या जाने वाला है, आप कौन सा रैंक लेने वाले हो। एक है ये इस तरह का कॉम्बिनेशन। दूसरा है स्पॉन्सर अपने टीम को जिनको उन्होंने ज्वाइन करा क्लोजिंग के टाइम में सिर्फ कॉल करके पूछता बिजनेस वॉल्यूम कितना है। मैं शॉर्टकट में जानना चाहूँगा एक अच्छा एक्टिव इफेक्टिव विलिंग एंड ग्रोइंग स्पॉन्सर और उसका जो स्पॉन्सर टीम है उसके बीच का कम्युनिकेशन का तरीका कैसा होना चाहिए, बातचीत कैसा होना चाहिए, जिससे ये भी पता चले ये सही पर्सन है। विवेक सर आपसे शुरू करते हैं। इसके लिए अभी जो प्रेजेंट किया गया उसमें हमने FIM के बारे में सुना, राइट। FIM एक राइट मैं बोल सकता हूँ कि पोजीशन है या जो हम मीटिंग्स में करते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझने को मिलता है कि जब आप 1-to-1 सेमिनार में यहाँ पे हम बहुत सारे कॉमन बात करते हैं तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब 1-to-1 हम बैठते हैं पहले ही टाइम पे अगर आप गोल सेटिंग कर रहे हैं, सारी जो एक्टिविटी उसके लिए करनी है वो पूरी तरह से अगर अलाइन है, राइट, तो फिर आप समझ लो कि आप सही डायरेक्शन में हो, सही पर्सन के साथ में हो। बार बार ये चीज़ें अगर चेंज हो रही हैं बार बार, या कई बार ऐसा होता है अनफेयर जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे भी अगर बीच में अगर वो आ रहा है और फिर वो अपलाइन अगर आपको गाइड कर रहा है, आपको फिर लग रहा है कि नहीं ये तो मैं जो चाह रहा हूँ वैसा ही नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अभी बहुत सारे चीज़ों पे हमको काम करने की ज़रूरत है, राइट। तो शुरू में भी मैंने बताया कि ये मुझे लगता है नेवर एंडिंग ये प्रोसेस है। हमारे एरियाज में जो लोग भी होते हैं कई बार टाइम पे आपके बिजनेस की भी चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे सिचुएशन आपकी बदलेगी और उस समय आपका जो अपलाइन है अगर उस माइंडसेट का नहीं है, उस लेवल तक उसकी सोच नहीं है। जैसे भी सुनील सर ने बताया इनकम सपोज उसका 2 लाख अगर वो चाह रहा है उतना मिल गया, फिर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बट आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो बहुत बड़ा करना है, पैन इंडिया पे मुझे बिजनेस को बिल्ड करना है, तो आपको देखना पड़ेगा और कौन है जो बड़ा जिसका गोल है। और सही प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अगर वो सही प्रैक्टिस में है, अकाउंटेबिलिटी जो हम फॉलो करने की बात करते हैं वो अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके साथ में आप जा सकते हैं। ओके। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में छोटी उम्र के बाद मैं एक सफलता ले पाई, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक पॉइंट मुझे दिमाग में आता है कि मेरा और मेरे सीनियर का रिलेशन वो बहुत अच्छा रहा। मैं शायद उम्र में छोटी थी तो मैंने किसी को सीनियर एक्सेप्ट कर लिया जल्दी, वो मेरे ऊपर है, मेरे अपलाइन है, मेरे मेंटर है, मैंने जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। जैसा सिस्टम ने बोला वैसा कर लिया, आपके फिर चांस ही नहीं कि आप गलत करोगे। एग्जाम्पल, मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने मेरे सीनियर को ये बोला हो आपका क्या लेवल होने वाला है या आपका क्या रैंक अचीव होने वाला है, मैंने आज तक नहीं पूछा, बिकॉज इट्स नॉट माई राइट। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं? ये हमारा अधिकार नहीं है। मैंने कभी मेरे सीनियर से ये भी नहीं पूछा, बिकॉज हमारे बिजनेस में हमारे सीनियर की एक टीम हम हैं और ऐसे उनकी दूसरी टीम भी होती है। क्या मैं सही हूँ? तो जो दूसरी टीम है हम उसे क्रॉस टीम बोलते हैं। मैंने कभी आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने ये पूछा हो मेरे क्रॉस टीम में उनका क्या लेवल होने वाला है, क्योंकि ये भी मेरा अधिकार नहीं है। आपके शब्द, आप किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप कैसा बिहेवियर कर रहे हो, यही चीज आपके और आपके सीनियर के रिलेशन को बिल्ड करता है। मैंने हमेशा ये ऊपर से नीचे आया है, कहते हैं जब भी पानी ऊपर से नीचे आएगा जितना ऊपर है उतना उसका क्वालिटी है, यहाँ से यहाँ नहीं जाता। पानी पहाड़ों से कहाँ आता है? पॉइंट यहाँ से यहाँ जाता है क्या? तो ऑलवेज कोई भी इंस्ट्रक्शन आनी है, कोई भी गाइडलाइन आनी है, हमें इस महीने क्या करना है, हमें कैसी एक्टिविटी फॉलो करनी है, वो हमेशा यहाँ से यहाँ आनी है।
मेरे लेवल पे। मैंने इसे फॉलो किया और दैट्स वाई मेरा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड रहा मेरे सीनियर और मेरे बीच में, जिससे लगातार चीज़ें बहुत ईजी होती चली गई। मैं एक चीज़ और यहाँ ऐड करूँगी रहमान सर, अगर हमारे यहाँ रिलेशन सही नहीं होते ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी खास इंडस्ट्री है ना कि आपका अपलाइन आप पे कभी डिपेंड नहीं रहेगा, उसके पास पूरा अधिकार है, वो रिप्लेस कर सकता है। एग्री करते हैं? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनसे एक स्ट्रॉन्ग और एक राइट रिलेशन और राइट रेस्पेक्ट बिल्ड करें। थैंक यू। थैंक यू। और 4 चीज़ों को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सही मेंटोर की पहचान, आप लोग प्लीज मेरे साथ रिपीट करना। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, विलिंग। और ये भी ध्यान रखना है कि हम सोच रहे होंगे कि मेरे स्पॉन्सर में ये खूबियां है कि नहीं, साथ में ये भी ध्यान देना है हम भी किसी के मेंटर हैं, तो ये हमें भी होना चाहिए। जैसे हमने मेंटर की पहचान की और कम्युनिकेशन की बात की, एक बहुत मशहूर कहावत है इंग्लिश में, मिस कम्युनिकेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजास्टर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हर डिजास्टर का, यानी जो हम बातचीत करते हैं ना, वो एंड पर्सन तक अगर गलत तरीके से पहुंच जाता है, उससे बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन का मेथड होता है, से फॉर एग्जांपल A1 एकेडमी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मैनेजर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव, यही चैनल है। आप तक हमारे मैसेज डायरेक्ट नहीं पहुंचते होंगे, तो एक कम्युनिकेशन का जो चैनल है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जिग्नेश सर आपसे शुरू करेंगे। वर्टिकल हायरार्की एक शब्द है जो बहुत दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, इसका परिभाषा क्या है, हायरार्की क्या है? मैं तो ये कहना चाहूँगा सिर्फ कि जो भी इंफॉर्मेशन हमको कंपनी से मिलती है, और मैं एक आगे का सवाल है मैम का, वो थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। जी। सोनम मैम ने बोला था कि अपलाइन से जो भी मिल लो, जो भी ले लो, जितना अच्छा है उतना ले लो, क्योंकि ऊपर से कुछ नहीं आता, नीचे से आता है ना, तो नीचे से उसको सप्लाई करो। यानी कि अब मेरी जो अपलाइन है उससे मेरे को जो सीखना है, उससे मैं जो भी सीखना मैं सीखूंगा, जो नहीं सीखना है वो नहीं सीखूंगा। लेकिन पैसा हमेशा ऊपर से नहीं आता, पैसा हमेशा नीचे से आता है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना उससे ले लो और फिर नीचे सप्लाई करो। इसका मतलब है हम सारे अच्छी बातें को ऊपर से सीखें और बहुत सही तरीके से अपने टीम मेंबर्स को सिखाएं, राइट? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। सुनील सर, आपसे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा, वर्टिकल हायरार्की का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा मल्टीपल लेयर ऑफ लीडरशिप्स होती हैं, जहाँ पे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, उनके एजुकेशंस के, उनके थॉट सोचने के अपने ढंग हो सकते हैं। एक व्यक्ति आपका इमीडिएट मेंटोर है, उसके ऊपर एक मेंटोर है, उसके ऊपर एक है, उसके ऊपर एक है। अगर आप पहले वाले को बाईपास करके डायरेक्टली ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं, तो यू आर ब्रेकिंग वर्टिकल हायरार्की। तो बहुत बार लोग ऐसे करते हैं, जब कहीं भी कोई बड़े गेट टुगेदर होते हैं तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं इससे डिस्कस कर लूँ, उससे डिस्कस कर लूँ, पर आपके इमीडिएट जो कोच हैं उसको जो आइडिया है आपके बिजनेस के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, व्हाट इज द रियल चैलेंज, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उससे ऊपर वाले को उतना बेटर आइडिया नहीं है, तो वो आपको सही गाइड नहीं करेगा। वहाँ से चीज़ें जो है आपको, मतलब 2 जगह से अगर गाइडेंस मिलेगी तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। आपका एक मेंटल अलाइनमेंट जो आपके इमीडिएट कोच ने बनाया है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप कहीं पे भी ऊपर आपको कनेक्ट होने का मौका मिले, तो अपने जो आपके इमीडिएट कोच हैं उनको जरूर लूप में रखें, उनको पता होना चाहिए क्या डिस्कशन। और ये वाइस वर्सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीच वाले को लूप में रखें, और नीचे वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ भी ऊपर बात करनी है तो आपके इमीडिएट कोच को लूप में रख के ही आप बात करें, डायरेक्ट कनेक्ट ना हो। कल मुझे नहीं पता, मेरी टीम से किसी टीम से किसी ने मुझे कहा सर आपका नंबर मिल सकता है, तो सर आई एम सॉरी, आपके जो अपलाइन है उनसे बात करो, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो उनके थ्रू हम बात करेंगे। तो कहीं पे भी क्रॉस लाइन में, अपलाइन में अगर आप हायरार्की ब्रेक करेंगे तो उससे अच्छा कुछ बिल्ड नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते। मान लेते ये एक स्ट्रक्चर है, मैं स्पॉन्सर हूँ, देन मैंने सोनम मैम को स्पॉन्सर किया, सोनम मैम ने सारा मैम को, सारा मैम ने नीरू मैम को, देन सुनील सर, विवेक सर, जिग्नेश जी, ये स्ट्रक्चर है। समहाउ ऐसा होता है कि जिग्नेश जी
नीरू मैम को पहले से जानते हैं, तो उन्होंने कोशिश किया कि डायरेक्ट उनसे बात करें। तो ऐसा होता है जनरली। इसमें नुकसान क्या है? मैं आप सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा ओपिनियन चाहूँगा, जो अभी हमने किया कि ब्रेक करने से नुकसान क्या होता है। जी सोनम मैम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी लगभग काम किया हुआ है जब बॉटम पे, खासतौर पे बॉटम पे, एग्जाम्पल जिग्नेश सर का साथ फील्ड कौन कर रहे हैं? विवेक सर। जब विवेक सर और जिग्नेश सर फील्ड करने जा रहे हैं तो विवेक सर को पता है उनकी लिस्ट कैसी है, उनके लिस्ट में लोगों की इनकम ब्रैकेट क्या है, वो जिन लोगों से मिलवा रहे हैं उनका एजुकेशन क्या है, वो पर्टिकुलर एरिया क्या है, वहाँ लैंग्वेज क्या है, वहाँ रिलीजियस क्या है, सारी चीज़ों को वो ज़्यादा अच्छे से जान रहे हैं। जब हम ऊपर नीरू मैम के आ जाते हैं, नीरू मैम हरियाणा और वो है गुजरात, एग्जैक्टली ऐसे ही मान लेते हैं। अब हरियाणा का कल्चर एक अलग है और वो जिस कम्युनिटी में रहती है वो कम्युनिटी एक अलग है। तो हो सकता है ये बिल्कुल सही हो जो ये गाइड करें, बट वो वाला वर्क सेम एज इट इज वहाँ काम करेगा, इसकी कोई गारंटी। एग्जैक्ट कौन सीनियर यहाँ पे बेहतर सपोर्ट कर सकता है जो आपके साथ आपके फील्ड पर एक्टिव है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। अगर ये हायरार्की ब्रेक होगी, सिंपल सी बात है, वो वर्क करेंगे बट हो सकता है उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। ओके, कोई ऐड करना चाहता है इसी पॉइंट के ऊपर में? जी मैम। मैंने ये देखा है, बहुत सारे टीमों पे हुए होंगे, मेरे साथ भी वैसे है, कुछ लोग ऐसे कनेक्ट हुए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। जैसे कि कुछ लोग हैं बहुत बॉटम में है, काम करना चाहते हैं, बहुत एक्टिव भी है, लेकिन जिन्होंने उनको लाया वो खुद इनएक्टिव है। और अजीब है कि टीम जो नीचे है बहुत बॉटम में है, वो ऊपर सीनियर के पास जाके कह रहे हैं कि सर ये ऑफर्स आया है, हमें समझा। एंड सर कहते हैं कि मुझे नहीं पता। अब वो बॉटम वाला क्या कर रहा है, फिर ऊपर कनेक्ट हो रहा है, वो डायरेक्टली मेरे तक कनेक्ट हो रहा है कि मैम आप हमें बताएं। अभी यहाँ क्या होता है, मैंने अगर उनको जो बिल्कुल बॉटम में है उनको डायरेक्ट कनेक्शन में ले लिया, डायरेक्ट कॉल पे ले लिया और डायरेक्ट हर चीज़ बताने लगे, बीच में तो 3-4 लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से उन्हीं के इलाके में उन्हीं के साथ मिलके बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, फिर उनको क्या लगेगा कि मैम ने क्या किया, बिना मुझे बताए, बिना मुझे इन्फॉर्म किए जाके मेरे बॉटम में जा करके मेरे खिलाफ उनको भड़का दिया, भले आप अच्छा क्यों ना लगा हो। होता है ये पहला सोचेगा, ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है मैम बिल्डअप कर रहे उनको, उससे मेरा फायदा होगा, नो। इसलिए वो क्या सोचेंगे कि मैम ने मेरे खिलाफ भड़काया होगा, इसीलिए डायरेक्टली वो अभी कनेक्ट हो गया है, अभी वो डायरेक्टली ऊपर मैडम से बात कर रही है, इसीलिए अभी तो वो जो बॉटम वाला बंदा भी क्या होगा, उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट, क्योंकि उनको तो पूरा ऊपर में प्रधानमंत्री ने ले लिया था, राइट। ये नहीं करना है। अभी वो बॉटम वाले को भी उनके सीनियर से बात करनी है, उन्होंने मना किया उनके सीनियर, उन्होंने मना किया उनके सीनियर, फिर मेरे तक पहुंचे। अगर मान लो मैंने भी मना कर दिया तो A1 अकेडमी खड़ी है, इसका फायदा ले लो, लेकिन ये हायरार्की को कभी ब्रेक ना करें, इससे नुकसान होता है। जी सर। इसमें एक सिचुएशन और भी आती है कि जो इमीडिएट हमारा स्पॉन्सर होता है, कई बार हम साथ में ज़्यादा काम करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें एकदम यूज टू हो जाती हैं, राइट। और ऊपर भी ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बिना बीच को, जो हम हायरार्की की बात कर रहे हैं, बात की कोशिश करते हैं डायरेक्ट कनेक्ट होना बॉटम में, या बॉटम का जो आपकी टीम है जो डायरेक्ट आपके स्पॉन्सर है, आप जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, वो सोचती है कि अभी इनके साथ तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने से काम कर रहा हूँ, अभी ठीक है, इनका समझ में आ गया मुझे, अब वो कहाँ जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। कई बार बिना बताए जब वो अपने सपोज 3rd LOS को अगर वो कॉल करता है, तो वहाँ पे उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि आप जो आपके उनके नीचे जो लोग, दूसरे जो 2 लोग हैं, उनकी नोटिस में है या नहीं है। कई बार यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि सामने वाला थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, बाईपास करना। इसमें अपलाइन भी कई बार ये करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर वो भी करते हैं। इस चीज़ को हमको ज़रूर ध्यान देना है। अगर आपकी LOS में बहुत सारे लोग हैं, आज अगर आपको अच्छा लग रहा है कि कोई बाईपास करके आ रहा है और आप उसको एंटरटेन कर रहे हो, तो आपके ऊपर भी कई सारे लोग बैठे हैं, कल आपको भी वो बाईपास करेगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ये जो कार्डिनल्स हैं, इसको अगर हम पहले लेवल पे जब भी कुछ इस तरह की बात हो, तो आप एक तरीके से कांटेक्ट में, कॉन्फ्रेंस में लेके उनके नोटिस में रहे, इससे रिलेशन भी स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ वो जो नया पर्सन है उसको एक साइलेंट एक लेसन मिला, मैसेज मिला
कि मैंने तीसरे अपलाइन से बात करते टाइम डायरेक्ट जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है उनकी नोटिस में ये सारी चीज़ें हो रही है, यानी कि वो उसके साथ में वो ट्रेंड भी हो रहा है कि मुझे आगे की प्रैक्टिस क्या करनी है, राइट। तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को हमने ध्यान दिया तो और इफेक्टिव लगे इसे। जी प्लीज मैम ऐड करें। मुझे लगता है ये जो जिस चीज़ पे डिस्कशन हो रही है ना, इसका एक मेजर ये वजह क्यों होगी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दो ही वजह रहेंगी। या तो अपलाइन टेस्ट मीटिंग नहीं कर रहा टीम्स की, या अपलाइन और टीम की जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ब्रीच है। अगर आपकी अपलाइन जो आपके साथ काम कर रही है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, आपके साथ वो फील्ड के अंदर जो आपको सपोर्ट मिल रही है, आपकी टीम मीटिंग, आपकी होम मीटिंग जो रेगुलर कर रहा है, तो एक समस्या आपको कभी नहीं आएगी, ये चीज़ आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा जो चीज़ है, अगर आप अपनी टीम्स के अंदर जब भी आप हर टीम की अलग अलग फेस मीटिंग कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, आपको पता है कोई आपकी टीम महाराष्ट्र की फेस मीटिंग हो रही है, उसमें जो भी उसके करंट अपलाइन है वो भी हैं, आपके सीनियर अपलाइंस भी हैं, तो कहीं भी वो जो कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन वाली समस्या नहीं आएगी। हमेशा कोशिश करो मैक्सिमम A1 अकेडमी को यूज़ करो, जिसके लिए डेफिनेटली तालियां होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपल बिजनेस एस्टोनिया मैन बिजनेस है, जिसके अंदर आप बिल्कुल आज बिल्कुल फ्रेश हो तो भी आप इस सिस्टम के साथ पार्ट बन के बहुत सारी चीज़ें आपको खुद पता लग जाती हैं हर रोज़ ट्रेनिंग के अंदर। बट क्या आप ट्रेनिंग प्रमोट कर रहे हो, क्या आप अपनी टीम को हर ट्रेनिंग के अंदर रहने के लिए डे 1 से मोटिवेट कर रहे हो, वो एक क्वेश्चन है। दूसरा, फिर कहीं ना कहीं डोंट जज एनीवन। आप अपने सर्कल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो सेशन था उसमें एक चीज़ बड़ी सिंपल और क्लियर है, जब भी आप नेट सेलिंग को देखते हो वो आपसे शुरू होती है, आपकी टीम आपसे शुरू होती है। जैसा आप बनोगे आपकी टीम बनेगी। तो बी ए राइट सर्कल, बी ए राइट पर्सन, तो आपको ऐसी कोई समस्या आने वाली है ही नहीं टीम के अंदर। थैंक यू सर। एक चीज़ अभी मेरे मन में और भी आ रही है, समझ में आया, लोग ये भी बोलते हैं सर ये होता है, इसलिए मैं आपको बहुत वेरीफाइड पैनलिस्ट के थ्रू से इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सर मैंने जब ज्वाइन किया था मेरे अपलाइन ने कहा था मुझे एक साइड कुछ नहीं करना है, बस मुझे एक साइड संभालना है। ये कितना गलत है कितना सही है और इससे इसका नुकसान कितना हो सकता है। सुनील सर आपसे शुरू करें। इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति को स्टार्ट करवाते हो, मैं जब भी किसी के साथ मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है, चाहे वो मैंने स्पॉन्सर किया है किसी और ने किया है, जब इंट्रोडक्शन होता है मैं हमेशा यहीं से शुरू करता हूँ कि आपको अपने दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से बिल्ड करना है। आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशन को पहले दिन से एक क्लियर मैसेज होना चाहिए कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपको बिल्ड करना है। स्ट्रक्चरल बेनिफिट हमेशा मिलते हैं, बिकॉज जिस तरीके से हमारा बिजनेस है कि अपलाइन के पास कोई स्पॉन्सरिंग आ रही है तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्पॉन्सर करना है, पर ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा करना होगा। और जब भी हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं या चाहे अनचाहे हम ऐसा प्रॉमिस कर देते हैं तो उससे चीज़ें बहुत अच्छे से बिल्ड नहीं होती हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि ये सबसे बड़ा मतलब ये डिजास्टर है अगर कोई किसी को ऐसा प्रॉमिस करके बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है। बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि आप हूबहू ऐसा कर पाएँ जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। हो सकता है आप 10 लोगों को स्पॉन्सर करें और एक भी बहुत अच्छा ना कर पाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करें और वो उतना बेहतरीन कर ले जितना ना आपको एक्सपेक्टेशन थी और ना आपने जिसके एल्डर्स में उसको स्पॉन्सर किया ना उसको एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए, बहुत बड़ा टर्नओवर हो जाए। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। तो आपको कोई प्रॉमिस नहीं करना है, हमेशा ओपन रखना है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट सपोर्ट करूंगा और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने दोनों लेवल से बिल्ड करने हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझता हूँ, मुझे लगता है उस पर डिस्कशन होना चाहिए। मैं बहुत बार ऐसा नोटिस करता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों को कि लोग जब अपना एक टीम से और एक ऑर्गेनाइजेशन से गोल लूज कर रहे होते हैं तो जो बड़े वाला ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वॉल्यूम कम आ रहा है वहाँ पे भी लोगों को सपोर्ट करना या वहाँ पे हाथ पीछे कर लेते हैं उस वाले महीने में कि यार इधर तो मेरा कम हो रहा है तो उधर भी वो आपका गोल मिस हो रहा है। पर उस जो आपका वो टीम लीडर है वो इस महीने सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना चाहता था या उसको आरबीसी क्वालिफाई करना था या उसका हो सकता है एनबीसी का या आईबीसी का कोई मंथ हो रहा हो, तो आप अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर रहे हैं। तो इस तरीके का माइंडसेट मैंने बहुत बार आइडेंटिफाई किया है। मैंने अपनी 14 महीने की जर्नी में मैं कभी भी
इवन मैंने इस तरीके से बिजनेस को इवेल्युएट नहीं किया कि इधर से कितना आ रहा है, मैं पॉइंट टू पॉइंट देखता हूँ कि इस व्यक्ति का गोल क्या है, इसका अचीव होना चाहिए। और जब तक आप इस माइंडसेट से काम नहीं करेंगे तब तक आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। दो टीमों के ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज हमेशा रहता है, तो अपनी ग्रोथ के लिए काम करें, पर आपकी एक्चुअल ग्रोथ तब आएगी जब आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशन में लोग अचीव करते चले जाएंगे। तो ये माइंडसेट नहीं रखना कि एक तरफ मेरा कम हो रहा है तो दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैं सपोर्ट ना करूँ। जी वैसे ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट था, जैसे रहमान सर ने पूछा तो सारे लोगों के चेहरे पे मैं देख रहा था, हम सब नोटिस किए, हंसी आ रही है लोग, मतलब ये ऐसा सवाल है कि सचमुच में बहुत सीरियस ये सवाल है, राइट। इसका सही जो आपको आउटपुट देखने को मिलता है, जो लोग भी इस तरह से एक टीम पे काम कर रहे हैं या बाय डिफॉल्ट एक टीम मिल गई, आपको पता है इस रियलाइज कब आपको होता है, जब उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, काम कर रहे हैं और अपनी सक्सेस दोनों टीम पे काम कर रहे हैं और पैसे आपको आ रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि उस पर्टिकुलर टीम में आपको कोई जानता भी नहीं है। और फिर जब इस तरह के इवेंट होते हैं, आपको ये पता होता है कि ये तो मेरी टीम के लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई आपको जानता नहीं है, तब आपको शुरू होता है कि कुछ तो गड़बड़। उस दिन आपको रियलाइज होता है, जो पहले आपको प्रिविलेज लग रहा था कि नहीं वन साइड मुझे चाहिए, एक साइड में काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाय डिफॉल्ट होना ही होना है, दो टीम का ये प्लान है तो, राइट। लेकिन जो प्लान करके कई सारे लोग तो इसको पॉलिटिक्स का भी एक अच्छा खासा सब्जेक्ट दिया जाता है, राइट, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको उस दिन रियलाइज होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में वो रिस्पेक्ट और वो अच्छी पोजीशन बनी रहे, एक टाइम के बाद पैसे का गेम खत्म होगा, जैसे आप GM-VP जाओगे उसके बाद तो यही रहेगा आपकी टीम में आपकी पोजीशन क्या है, किस तरीके से रिलेशन कैसे है लोगों के साथ, तो फेयर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जिग्नेश सर तक पहुँचने से पहले मैं इस बात को ऐसे समझूं, किसी ने क्लास 12 में एडमिशन लिया साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, प्रिंसिपल ने बोला तुम सिर्फ फिजिक्स पढ़ो, बाद में पढ़ाई कर लूँगा, वो पास करेगा क्या? तो अगली बार कोई ये आपको लालच देता है, आप ये समझ लो वो बोल रहा है कि 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको नहीं करना है, तो आप समझ सकते थे रिजल्ट क्या आने वाला है। जी जिग्नेश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर, जो आपने जो सवाल किया वो लगभग 99% लोग यही करते हैं, मैं तेरी एक लेग चलाऊंगा, मैं दूसरी लेग में आपको काम करना है। और मैं तो यही बोलूँगा कि ये गलत है सबसे पहले, क्योंकि किसी को भी हम बोल देते हैं तो उसकी एक आशा बन जाती है। जो भी बंदा आया है 1-2 महीने 3 महीने अगर दूसरा बिजनेस भी आता है तो अगर वह वहाँ पे आना बंद हो गया वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले दोनों लेग पे काम करना चाहिए, दो जगह पे स्पॉन्सर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एस्टोनिया में एक रूल्स बनाया, आप सब जानते हैं एवन एकेडमी सब में, कि भी दोनों टीम में आपके एक स्पॉन्सर होने चाहिए। किस लिए किया भी, आप दोनों लेग में आपका स्पॉन्सर होंगे तो वहाँ पे आप काम करोगे, तो उसी तरह से हमको काम करना चाहिए। करेक्ट जी मैम। ये ना बड़ा कमाल का माइंडसेट है। एक ना लाइन आप बहुत हर सेशन में सुनते होंगे कि मंकी सी मंकी डू, है ना। तो जो आपका माइंडसेट है, आप सोच रहे हो आपकी एक लेग अपने आप हो गई, दूसरा एक आ गया, हो जाएगी, आपकी डाउन लाइन भी आपको दिख रही है, आपकी टीम भी आपको दिख रही है, अब वो आपसे भी वही एक्सपेक्ट कर रही है। वो देख रही है कि आपने कुछ काम नहीं किया, आपने सिर्फ एक बंदे को स्पॉन्सर किया, आप घर बैठे हो, तो जब फ़ोन करो आप घर पे हो, आप कहाँ हो, कभी कुछ है फैमिली फंक्शन में, आपकी टीम समझ जाएगी कि आप एक्टिव अप्लाई नहीं हो। अब वो जो ग्रोथ इम्पैक्ट है वो पूरी टीम में धीरे 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 सब जगह होगा कि आप मेरी एक कर दो, आप मेरी एक कर दो, आप मेरी एक कर दो, और होते होते वो इतना बड़ा हो जाएगा आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी क्या है, अपना माइंडसेट ठीक रखना, हमेशा एक्टिव जोन में रहना, खुद काम करना, खुद प्रूव करके दिखाना, ताकि आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करे। थैंक यू मैम। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको हम बिजनेस के बेसिक्स बोल सकते हैं। अभी आते हैं कार्डिनल्स, जो इस बिजनेस का लॉ है, कानून है, जो संस्कार है, जिसके बिना हम सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बेसिक कार्डिनल्स, यानी कानून। तो पहला कार्डिनल ये कहता है, और ये कानून किसी एक इंसान ने नहीं बनाई, पिछले 150-200 सालों में डायरेक्ट सेलिंग के जो सबसे बड़े अचीवर्स रहे, किसी का 20 साल का, अगर हम यहाँ पे काउंट करें मैम, आपके 10 to 15 ईयर्स, यहाँ तक 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50, 70 साल
सबका एक्सपीरियंस आपके सामने स्टेज पे है। इसी तरह के सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने एक ही बात बोला कि ये जो कार्डिनल्स लिखा है यही काम करता है। दिस इज ए फीडबैक फ्रॉम ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स। दुनिया भर के सक्सेसफुल लीडर्स ने इसको बनाया है, यही इसका बुक है, यही इसका बाइबल है। और पहला कार्डिनल ये कहती है, डोंट ट्राई समथिंग न्यू विदाउट काउंसलिंग विद स्पॉन्सर और मेंटर। यानी अपने स्पॉन्सर का मतलब एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, विनिंग। उनको पूछे बिना कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा शॉर्ट में जानना चाहूंगा सोनम मैम से, ऐसा क्यों कहा जाता है और इसका नुकसान क्या है? बहुत ही बिगिनिंग में, बहुत शुरुआत में मेरे पास जब लिस्ट खत्म हो गई थी, तो लिस्ट बनाने का हमारे पास एक ही ऑप्शन होता था उस समय कि हम कॉल कांटेक्ट करें। हम गोलगप्पे खाते हुए किसी से बात कर ले, या हम कहीं मॉल जा रहे हैं तो किसी से बात कर ले। तो उस समय इस तरीके से कॉल कांटेक्ट करके नए आदमी को अपने बिजनेस में हम शामिल करते थे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा मेरे सीनियर को मैं तब बताऊंगी जब इसका एक रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो मेरे एरिया में बहुत अच्छी कॉलोनी थी, बहुत एक्सक्लूसिव कॉलोनी थी, बढ़िया पैसे वाले लोग वहाँ रहते थे। तो मैंने पैम्पलेट लिए, पैम्पलेट पे अपना नंबर डाला और वो मैं पैम्पलेट हर जगह बांटा, राइट। दोपहर के आसपास 12-1 बजे के आसपास, गर्मी का दिन था, मुझे बहुत अच्छे से आता, बहुत गर्मी भी लग रही थी। और मैंने जैसे अखबार में पैम्पलेट डाल के वो अखबार डाल देता है ना गेट के अंदर, है ना, लाइक दैट, है ना। और तकरीबन मैंने 100-200 पैम्पलेट बांट दिए होंगे। मैंने सोचा कॉल आई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कोई कॉल नहीं आई। मेरे फिर सीनियर के साथ मैं बैठी, मैंने कहा मैंने सोचा था रिजल्ट आ जाएगा, मैं तब आपको बताऊंगी। देन मेरे सीनियर ने बोला कि ये बिजनेस तो डिफरेंट तरीके का है सोनम, अब आपने जो एफर्ट किया वो कितना वेस्ट गया आपका। आप थोड़ा सा हमें पूछ लेते, क्योंकि ऐसे काम लोग करके देख चुके हैं, ये कोई नया आइडिया तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। अगर आप हमसे थोड़ा सा पूछ लेते तो हम आपको बताते कि ऐसे रिजल्ट नहीं आते, सो डोंट डू दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपनी सीनियर को पहले ही बता दी तो मेरे पैम्पलेट के पैसे, मेरी उस मेहनत के पैसे, मेहनत जो एनर्जी लगी, राइट, बच जाता और मैं उस समय पे कुछ और करके शायद अपने बिजनेस को थोड़ा और डेवलप कर पाती। थैंक यू। सोनम मैम तो छोटा मोटा नुकसान की बात कही, 1-2 पैनल में ऐसा भी हुआ लोगों ने 15 लाख की भी नुकसान उठाया। ये सोचने, ये कंक्लूड करने के लिए कि पूछना चाहिए था। सो ना पूछना बहुत महंगा हो सकता है। आप में से कितने लोगों ने कभी ऐसा, अगर किसी ने ट्राई किया कि ऑफलाइन को इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए दिमाग लगा के कुछ ना कुछ नया ट्राई किया? किसी ने किया? थोड़ा हाथ उठाना जी, प्लीज विवेक सर। ये एक्चुअली मैंने नहीं, मेरे भाई साहब ने किया था। प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छी इनकम शुरू हो चुकी थी और थोड़ा सा आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेजना, सारी चीज़ें शुरू करते हैं। तो कोलकाता से कॉल आया और बहुत प्रोफेशनल टॉक हुई, जूम मीटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो गई और तकरीबन 40+ के रजिस्ट्रेशन भी हो चुके थे, 40 से ज़्यादा ज्वाइनिंग भी आ चुकी है। एक्टिविटी थोड़ी बढ़ती गई, उसमें से कुछ 10 आईडी एक्टिव भी हो गई। फिर सामने वाले से कुछ इस तरह से डिमांड, अभी मैं बोल सकता हूँ डिमांड आया कि सर कुछ अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच में है, कुछ प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो तकरीबन जो भी हो सका है 30-40,000 के प्रोडक्ट गए। और प्रोडक्ट जाने के बाद फिर दादा को बुलाया गया, मतलब कृष्णा जी को, फ्लाइट का टिकट लिए कोलकाता गए, कोलकाता स्टे किया उन्होंने और वहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं हर 1-2 घंटे में चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। शाम होते होते तक उनको ये समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। जो आते थे, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग होता था, उनकी जो पर्सनालिटी होती थी, जो वो बातचीत कर रहे थे, राइट। और दादा ये बोलना शुरू, जब वहाँ से निकले एयरपोर्ट पहुँचने के बाद फिर मुझे कॉल किया। उनकी बातों में जो मुझे समझ में आ रहा था कि ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी अनहोनी से वो बच के आ गए, जो वहाँ पे माहौल बना हुआ था। तो इस तरह से भी चीज़ें होती हैं कि आप अपने अपलाइन को इम्प्रेस करने के लिए या सरप्राइज देने के लिए कि नहीं मैं तो कुछ बड़ी लीडरशिप को मैंने क्रैक किया है और अब तो बहुत बड़ा बिजनेस करके देखेंगे, उस चक्कर में कई बार हो सकता है कि हमारी लाइफ के लिए भी कुछ रिस्क हो सकता है। तो कभी भी छोटा हो या बड़ा हो, पहले
पहली बार कुछ भी अगर आप जान आए ट्राई कर ले तो ज़रूर आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग जो भी अपलाइन है उनके साथ डिस्कस जरूर कर लें। थैंक यू। जिग्नेश सर, देन कमिंग टू माइक। Okay. Adding on to Vivek sir, same कोलकाता only. और दोनों पीड़ित मैं और उनके कोलकाता सीनियर से भी है कोई यहाँ पे? हम शहर को बदनाम नहीं कर रहे, Very sorry. एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और उनके अपलाइन भी इधर ही है, हम दोनों ने ये झेला है। उन्होंने हमें बहुत अच्छे, बहुत नामचीन कंपनी के लीडर हैं, हमें अप्रोच किया और बहुत अच्छा लगा देख के उनका प्रोफाइल भी कि मैम ये है। तो जिनको उन्होंने अप्रोच किया उन्होंने उनके सीनियर को और फिर सीनियर ने मेरे को। अब मैंने मेरे ऊपर सीनियर को नहीं बताया और हमने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैम एक छोटा सा हॉल है, बस 2000 रुपये का खर्चा है, अगर आप ये दे देते तो हम 50 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये। हमने कहा 2000 की तो बात है, क्या फर्क पड़ता है, लो दे दिया। चलो फिर कहा कि मैम इस दिन मीटिंग होगा, आप लोगों ने आना है, हमने 100 लोगों के लिए अरेंजमेंट्स किया है, टी स्नैक्स सब हम ही करेंगे। मुझे लगा बस बंदा तो एक्टिव हो गया, अब तो मिल गया हमें बड़ा लीडर। मैं और उनके अपलाइन, मैं गई नागालैंड से, वो आए बॉम्बे से, दोनों गए, बड़े स्मार्ट से बैठे, वो अपने इधर ही बैठा है। वो भी इधर ही है। ऐसे करके हम लोग गए, मीटिंग स्पॉट में पहुंचे, बहुत कम लोग, और हमने ये देखा कि वो वाला फीलिंग नहीं था कि हम कुछ लेने आए, उनके अंदर वो नहीं दिखा हमें। क्योंकि अगर मुझे कुछ चाहिए, मैं इनके पास जा रही हूँ तो मैम को पता चल जाएगा कि यस सारा यहाँ है, कुछ सीखने कुछ लेने आई, वो नहीं लगा। फिर भी कहा कि सर छोटा सा खर्चा हुआ है चाय पानी का, 2-4 हज़ार का। फिर हमने सोचा एक ट्राई कर ही लेते, 2-4 हज़ार की तो बात है, फिर लगा दिया, चलो ठीक है, वो हो गई। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 2-4 ज्वाइनिंग डालना शुरू कर दिया, करते करते देखा कि 100-150 ज्वाइनिंग मिल गई और वहाँ से कुछ 10-15 हज़ार भी आ गया। कहा कि मंथ एंड में ये होने वाला है, 2 बड़े लीडर्स कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, इस दिन में इस जगह में मीटिंग है। मैं इम्प्रेस, मैंने कहा ओके। फिर कॉल आया, मैम हमारे वो दोनों लीडर सुंदरबन से इधर आ चुके हैं, हम होटल में ठहरे हैं, ये होने वाला है। फोटो पूरा भेजा, हमारे कैटलॉग सब रखने के बाद फिर कहते हैं कि जिस कमरे में हम ठहरे थे मैम सिर्फ 6000 रुपये अभी तक हुआ है और अभी उनका चाय नाश्ता और उनका लंच का जो है बाकी है। मैं समझ गया ये फिर होने वाला है हमारे साथ, अब नहीं हो सकता। फिर हमने डिस्कस किया, फिर बंदा रोने लगा, नहीं मैम सिर्फ 2000 अभी आप भेजिए, बाकी वो करें। अब लालच, बड़े लीडर मिल रहा था ना, वो मेरे अंदर लालच, लेकिन अभी तक भी हमने मेरे अपलाइन से शेयर नहीं किया होता तो बचा था कि मैडम फंस जाओगे, रुक जाओ, नहीं किया। उसके बाद क्या रोता फिर मैं कहीं बाहर थी, मैंने फिर 2000 रुपये भेज दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे 12000 का बिल भेजा और कहा कि ये अभी यहाँ पे करना है वरना हमसे आप फंस जाएंगे। मैं समझ गई मेरी लग गई, हो गया अभी तो सीधा ब्लॉक किया। उस दिन से आज तक ना कॉल ना कुछ, सीख मिल गई। नुकसान किसका हुआ क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपलाइन से डिस्कशन नहीं किया। मैं जो ट्रायल मार रही थी, बड़ा लीडर कनेक्ट हो रहा है, अपलाइन ने पहले पता नहीं कितने ट्रायल मारा होगा, उनको एक्सपीरियंस है, तभी उनको पता होता है कि ये नहीं करना है और वो हमें बता के गाइड करते हैं। इसलिए छोटी सी छोटी चीज भी अपलाइन से पूछ के करें, यहीं पे आपका जो है फायदा होगा। जी जिग्नेश सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? सर ये सेम टू सेम अनुभव मेरे को भी हुआ है। अभी जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक कंपनी में अच्छे लेवल पे अच्छे पे आउट पे था, जो लास्ट कंपनी थी वहाँ पे, उसको मैं जानता था, उस लीडर को भी जानता था, उसका लीडरशिप को भी जानता था। तो एक दिन उसका फ़ोन आया और उसने बोला कि यहाँ पे आ जाओ, मैं शुरू करना चाहता हूँ एस्टोनिया, और मेरे 15 लीडर हैं, उनके साथ मीटिंग करनी है और वहाँ पे आप प्लानिंग करते हैं। तो मैं बड़ौदा से लगभग 300 किलोमीटर बाई कार गया था। वहाँ पे पूरा एक होटल में बैठे थे, पूरा प्रोजेक्ट देखा, 15 लोग आए भी थे वहाँ पे, लोगों ने चाय नाश्ता सब किया। फिर लास्ट में बोला कि 15,000 बीवी का यानी कि 35-40 हज़ार रुपये का सामान आप देके जाओ, इन सभी का बिलिंग करवा के मैं कल पेमेंट डाल देता हूँ। बंदा अच्छा था, पुराने रिलेशन भी थे उनके साथ मेरे, लेकिन पास्ट में क्या हो रहा था मेरे को पता नहीं था और मैंने अपलाइन को बताया भी नहीं था, आज तक नहीं बताया सर अपलाइन, आज हम बता देंगे। तो फिर उसको प्रोडक्ट भी दे दिया, तो अच्छा बंदा है, पैसा दे देगा। सर घर पे आया, मैंने फोन किया कि सर वो तेरा बिल कटवा दो ना, क्योंकि मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, मेरी मदर बाथरूम में से गिर गई है, मैं जरा हॉस्पिटल में हूँ। ऐसे करते करते आज तक पैसा नहीं आया। तो ये बहुत सारे कड़वे अनुभव भी हमारे साथ हुए, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के हुए होंगे ना। इसका मतलब है कभी कभी ऐसा होता है
कि आपको कोई ऐसा पर्सन सोशल मीडिया पे कहीं भी मिलेगा और आपको लगेगा मेरा जैकपॉट लग गया। जल्दी जल्दी जाता हूँ, सर, ये इससे पहले कोई और आए। ज्यादा से ज्यादा कोलकाता से आता है फेसबुक से जब सबसे ज्यादा कोलकाता से करते हैं। गलती कोलकाता की नहीं है, गलती हमारी लालच है और कार्डिनल फॉलो ना करने का नतीजा है। तो जैकपॉट ऐसे नहीं लगते। पहला काम करना है, चाहे आपको कितना भी ऑफर क्यों ना मिले, कितना भी लालच क्यों ना दे, पहला काम करना है आपने स्पॉन्सर से एक बार डिस्कस करें। जिसने डिस्कस किया उसका नुकसान बच गया। सो हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये जो पहला कार्डिनल है इसका शिखर ऑलमोस्ट ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग का पहला फेज में हुआ है। तो जो आज आपने सीखा है, सिखाने वाले ने बहुत पैसा खर्च करके सीखा है, आप फ्री में सीखे, तो आपका पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। सेकंड कार्डिनल कहती है, और ये थोड़ा सा मैं भी जानना चाहूंगा, पहला है क्रॉस टॉक क्या है और क्रॉस टीम क्या है। हम बोलते हैं अपने कम्युनिटी में S2ने1 फैमिली, हम एक ही परिवार का हिस्सा है, S2ने1 कम्युनिटी। तो यहाँ में क्रॉस लाइन किसको बोला जाता है, पहले ये डिफाइन करते हैं, और उनके साथ इतना भेदभाव किया, हम उनको क्रॉस लाइन क्यों बोलते हैं। आप में से जो आंसर देना चाहे पहले, जी विवेक सर। बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। और क्रॉस टीम जैसा जो शब्द है, हम लोग पहले तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे वहाँ तो बोलते थे कि क्रॉस लाइन की अगर पेड़ लगा हुआ है और आपकी गाड़ी धूप में आपके आसपास छाया नहीं है, तो उसके घर के बाहर अगर पेड़ लगा हुआ है उसके नीचे गाड़ी भी खड़ी नहीं करनी है। तो हम लोग इतना भेदभाव वाला, लेकिन अभी खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो अपलाइन की जो सेकंड टीम है या जो दूसरी लीडर्स की जो टीम है, आपको उनके बारे में नहीं पता, उनके एरिया के बारे में नहीं पता, उन लीडर के बारे में, पोटेंशियल के बारे में नहीं पता, लेकिन उनके जब नए लोग आते हैं वो बहुत बड़े एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटमेंट के साथ हैं। किसी इवेंट में मिले, सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, सर मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, मैं कभी बात कराता हूँ। अभी ये एक बड़ा ह्यूमन नेचर है, आप किसी से भी इम्प्रेस हो सकते हो, लेकिन वो आपके बिजनेस में काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आपकी अपलाइन को भी पता है, आपके मेंटर्स को ही पता है कि आप किस तरीके से ग्रो करोगे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके एरिया में, क्या क्या चैलेंजेस आपके फील्ड के अंदर है, आपकी टीम किस तरह की है वो उनको ही पता है। तो वहाँ क्या होगा, आपने क्रॉस लाइन से बात की दूसरी टीम से, आपकी टीम भी आपको देख रही है कि आप उधर बात कर रहे हो। अब वो आपकी टीम ने क्या करा, अगले इवेंट में किसी और से नंबर ले लिया। अब तीसरी बार आप लोग किसी और टीम के साथ चाय पी रहे हो और आपकी टीम कहीं और जाके स्नैक्स खा रही है। तो आप ये समझो कि आपने जो डुप्लीकेट किया, आपने जो बीइंग ए लीडर आपने काम किया किसी और टीम के साथ, आपकी पूरी टीम के अंदर वो चल रहा है। क्या आपकी टीम आपकी बात सुनेगी? आपसे सवाल है, क्या वो आपसे इम्प्रेस होगी? वो किससे गाइडलाइन लेगी, किससे मेंटरशिप लेगी? वो किसी और के पास जाएगी, तो नुकसान किसका हुआ अल्टीमेटली? आपका खुद का। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग मिले हो, किसी भी इवेंट में मिलो, बहुत अच्छी बात है, आप सीखो, सबसे सीखो, जो लोग स्टेज में हैं सबसे सीखो, बट कभी भी किसी से नंबर एक्सचेंज, किसी से कोचिंग, किसी की टीम को इम्प्रेस करके अपने तरफ लाने के बारे में उस तरह से इस तरह से कभी मत सोचो। अबंडेंस है इस धरती के ऊपर, बहुत खूबसूरत हमारा देश है, और हमारे देश के अंदर सबसे खूबसूरत चीज़ है इसकी पॉपुलेशन, और उसका हम लोग पूरा फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो बहुत अबंडेंस है, बहुत लोग हैं। तो किसी भी तरीके से ये जो दोस्ती है अल्टीमेटली आपका ही नुकसान करती है। थैंक यू। पहले एक बार समझ लेते हैं कि अगर मेरा कोई अपलाइन है, उनका एक टीम मैं हूँ, एक टीम सोनू मैडम है, तो वो मैं उनको किस नाम से पुकारना सबसे सुटेबल और साइंटिफिक शब्द होगा? ब्रदर लाइन, ब्रदर लाइन बोला जा सकता है। सिंपल इसमें हम एक चीज़ को देख सकते हैं कि आपने अगर किसी को स्पॉन्सर नहीं किया है, मतलब आपकी टीम और आपके LOS में जो लोग हैं, इसके अलावा जितने भी लोग हैं हम उसको ब्रदर टीम ही बोल सकते हैं, जिसको अभी क्रॉस टीम के बारे में हमने बात किया, राइट। ये कई बार ऐसा होता है कि हम जिस टीम के साथ में काम कर रहे होते हैं, जैसे ही हम इस तरह के गेट टुगेदर होते हैं, कई लोग इस चीज़ में मिस कर जाते हैं कि नंबर एक्सचेंज करना काफ़ी ये सब शुरू होता है। तो जो आपके LOS में नहीं है या जो आपकी टीम में नहीं है, वो सारे के सारे कौन है? हमारी ब्रदर टीम है, या जिसको हम क्रॉस टीम भी बोल सकते हैं।
जब हम इस तरह से इकट्ठे होते हैं तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, बातचीत होती है, हंसी मजाक भी कई बार होते हैं, लेकिन उस चक्कर में ये नंबर्स का लेन देन होता है। जब भी हमने ऐसा किया, समझ लो कि हमने शायद अपने वृक्ष के जड़ में नमक डालना शुरू कर दिया है। कब वो असर दिखाएगा ये आप नहीं जानते, और कई बार तो उसका बहुत बुरा भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो सिंपल इन चीज़ों को ध्यान देना है। जब ऐसे ब्रदर लाइन्स मिलते हैं, जनरली मैंने सुना है ऐसा बात होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, तुम्हारे साथ कैसा होता है? तो वो किस हद तक जा सकता है? अगर वो बातचीत सिर्फ 30 दिन के लिए जारी रखे, क्या हो सकता है? मैं सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा जानना चाहूँगा। सुनो मैम। मेरा कैसा मानना है कि कुछ लीडर बड़े समझदार होते हैं, उन्हें पता है नेगेटिव मेरे को यहाँ बोलना नहीं है। ऊपर वो बोलेगा तो उसे पता है कि ऊपर वाला उसको समझा देगा, तो बेचारा कहाँ रोए। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपना दुखड़ा इसके आगे गा देता हूँ, ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मुझे क्या फर्क। कई बार ये मानसिकता भी होती है, और मुझे लगता है शायद इसी मानसिकता के साथ सामने वाला अपने दुखड़े किसी और के साथ गाता होगा, जबकि उसको पता है कि उसकी क्रॉस टीम या उसकी ब्रदर टीम उसकी कोई हेल्प करने वाली नहीं है, उसका उस एलओएस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे केस में मैं आपको बताती हूँ पर्सनल एग्जाम्पल, जिग्नेश सर और मैं क्रॉस टीम है। मैं जिग्नेश सर को अगर कोई भी बात नेगेटिव बोलती हूँ और कल जिग्नेश सर का उससे बिजनेस लॉस होता है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि फिर मेरा बिजनेस भी लॉस होगा? आप समझ गए मेरी बात। जो नहीं समझे उन्हें बता देती हूँ, इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये लाइक का जंगल, एक पेड़ पे भी आग लगी तो फिर सारा जंगल जल जाएगा। गलती से भी आप किसी तरीके का कोई भी ऐसा बात अपनी ब्रदर टीम को भी मत बोलो जो आपको लगता हो ये सही नहीं है। तो रिलेशन कैसा होता है, मैं जस्ट हम करते भी हैं, जिग्नेश सर हम मिलते भी हैं, हम क्रॉस टीम है, हम ब्रदर टीम है, हेलो एक स्माइल, बस दैट्स ऑल। मैंने मुझे नहीं लगता पूछा भैया आप कैसे, या पूछ लिया तो उससे आगे शायद कभी मेरे शब्द बड़े हों, क्या मैं सही हूँ? या आपके कभी कोई शब्द बड़े हों, सोनम तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, तेरा वॉल्यूम कितना जा रहा है, तेरा चेक कितना आया पिछले महीने। ना उन्होंने कभी मेरे से क्वेश्चन किया, ना मैंने कभी ये क्वेश्चन उनसे, क्योंकि अधिकार है भी नहीं। इट्स जस्ट अ स्माइल, बिकॉज हम सेम पैनल पे हैं, इट्स जस्ट अ स्माइल, हेलो हाय, हो गया बाय, ठीक है खत्म, अब इससे आगे नहीं। इसका मतलब है ब्रदर लाइन से सिर्फ 3 ही शब्द बोलने हैं, हाय, हेलो। इसके अलावा हम आपको नहीं करते, क्योंकि जब हमारा ऐसा गैदरिंग होता है, अक्सर हम मिलते हैं, सुनील सर ने भी कहा, किसी ने फ़ोन नंबर मांग लिया, किसी ने फ़ोन नंबर मांग लिया तो उन्होंने नहीं दिया। इस तरह के प्रोग्राम्स में, गैदरिंग में अक्सर नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है सास बहू की, और ये कहानी तभी खत्म होती है जब सब कुछ खत्म होता है। तो सिर्फ 3 शब्द ही बोलने हैं, हाय, हेलो। तो इसके अलावा बोलना मुझे इजाजत नहीं है, मेरा कार्ड ही नहीं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओनली 1 क्वेश्चन वी आर टेकिंग। जी सर। अभी आपने बोल दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, हेलो भाई में हमारा काम हो रहा है। ये तो एक वो गया, मतलब एक सफर, जैसे यहाँ पे इतना आगे समझना है तो यहाँ पे हाय हेलो भाई तो चल सकता है, लेकिन नंबर एक्सचेंज पे अब सपोज करो मैं देहरादून में रहता हूँ, ठीक है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, मैंने यहाँ पे किसी मुंबई वाले का नंबर ले लिया क्योंकि मैं किसी को भेज सकता हूँ, तो कभी सपोज करो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा, मुझे वहाँ पे की लोकेशन हो गया, वहाँ पे किस तरह से, अब जैसे मेरे पास एक दिल्ली की एक लेडीज आई है, तो वो मुझे किसी समय पे मिली थी, तो वो मुझे पूछती है कि भाई वहाँ से मेरे को रेलवे स्टेशन से वहाँ जाने का किराया कितना है, क्योंकि अमूमन क्या होता है जब हम बाहरी लोग, अभी हम अगर वहाँ से या विक्रांत सर इसका जवाब देने वाले हैं। वो फाइल जी प्लीज टेक दिस टू विक्रांत सर। ग्राउंड के
आप क्या होता है कि इंसान एक दूसरे से मिलेगा, बात करेगा, और आप किस वजह से मिल रहे हो, वजह क्या है यहाँ मिलने की, बिजनेस से ही मिल रहे हो, तो आपस में आप क्या बातें करो, परिवार में कौन है, परिवार के बाद मतलब हमारे घर पे मेहमान आता तो हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय कैसा चल रहा है, खेती बाड़ी कैसे चल रही है, तो ये खेती बाड़ी है यहाँ की, जैसे ही बात करोगे पेस्टिसाइड आ जाएगा। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे ग्रेविटी है, आप तो तुम्हें पहाड़ से छलांग लगा के मैं बच जाऊँ, कई बार बच सकते हो पर मैक्सिमम बचोगे नहीं, ये इसका कार्डिनल है, इस पर आप कितना ही डिबेट करें कि ये 60 साल से लगातार इसी के चलते आएंगे, आपको आपके एडवाइस में बहुत सारे लोग होंगे जो मुंबई जानते होंगे, तो अपने अपलाइन से पूछे और जिसके लिए जा रहे उसके साथ बात करें। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुंबई में जाके वहाँ हार्ट अटैक के लिए मैं जा रहा हूँ तो वो काम आने वाला नहीं। सर हेल्प आप अपने अपलाइन की और अपने एसोसिएट की ले सकते हैं, साइड वाले की हेल्प लेंगे तो आप हेल्पलेस हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉस लाइन की, जब हम बात करते हैं बर्गर लाइन की बात कर रहे हैं, बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है लोग अपने मेजर जो आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एज ए क्रॉस लाइन ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे भी नेगेटिव पास करते हैं। दूसरे अपलाइन की दूसरे टीम में तो करती हैं, अपने टीम में भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा करते हैं। ये बहुत मतलब हार्मफुल हो सकता है, कब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो जाएगा ऐसा करने से आपको पता भी नहीं लगेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने बहुत बार इस तरह के गेट टुगेदर में देखा है, लोग अपने घर में प्रोग्राम करते हैं, फंक्शन करते हैं, ब्याह शादियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ पे दुनिया भर की गड़बड़ होती है। घर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाए किसको शिकायत करने जाते हैं, या कोई चीज़ समय पे ना हो, समय पे ना आए, इस तरह के इवेंट्स में आके लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे मतलब पता नहीं उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके साथ क्या गलत हो रहा है, मुझे खाना टाइम पे नहीं मिला, मेरा ऐसी काम नहीं कर रहा, वहाँ पानी नहीं आ रहा था, मेरे को गाड़ी नहीं मिली, और वो सारे नेगेटिव डिस्कशंस पे लंच पे, डिनर पे, उठते बैठते क्रॉस लाइन से, डाउन लाइन से, पता नहीं कहाँ क्या क्या कर रहे होते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स वो आपके अपने पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के हों या एज ए ऑर्गेनाइजेशन एस्टोनिया के हों, ये आपके अपने इवेंट्स हैं। अगर आप ऐसे किसी नेगेटिव डिस्कशंस में जाएंगे या कहीं भी कोई अव्यवस्था है उसको दुरुस्त करना उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का और ऑर्गेनाइजर का है जितना मेरा है। अगर आप इस फीलिंग से आएंगे तो आप देखना कि आप यहाँ से सिर्फ बेस्ट लेके जाएंगे और सीख के जाएंगे। तो ये भी क्रॉस लाइन का पार्ट मैं समझता हूँ, जब आप कुछ नेगेटिव डिस्कशंस लंच पे और डिनर्स पे लोगों के साथ करना स्टार्ट करते हैं। दो ह्यूमन बिहेवियर है, आपने सुना भी होगा, जब दोस्त पास होते तो फेल होते तो बुरा लगता है, लेकिन फास्ट आ जाए तो और ज़्यादा बुरा लगता है। और हम जब लोगों के बारे में बुराई करते हैं ना, ज़्यादा मजा आता है। और ये सही जगह होता है जहाँ पे दो ब्रदर लोग किसी तीसरी बंदे की सो इससे बचे रहना है। सो सिर्फ 3 शब्द, क्या क्या, हाय, हेलो, आगे बढ़ेंगे। तीसरा कार्डिनल बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रेलिया वन, हम एज ए कम्युनिटी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, एज ए फैमिली बिल्ड कर रहे हैं, एज ए कपल बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कपल्स हैं, वी आर वेरी ग्लैड टू सी ऑल, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और मैं खुशी से आपको बताना चाहूँगा, ऑलमोस्ट मोर देन 1200 कपल्स हैव रजिस्टर्ड फॉर एनबीसी। इस प्लेटफॉर्म में हमने कपल्स को देखा। एक कपल आप यहाँ पे देखेंगे, विवेक जी अपने बड़े भाई कृष्णा जी के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने बेटे के साथ वियतनाम ट्रिप अटेंड किया। यहाँ पे भी कपल्स हैं। सामने वो प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो फैमिली बिजनेस का फीलिंग्स देती है। यहाँ पे भी आपको परिवार वाला फीलिंग आएगा। सो जेंट्स, लेडीज, अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन में इस बिजनेस का हिस्सा है। यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और वही है तीसरी कार्डिनल, कि किसी के पर्सनल लाइफ के साथ, ईगो के साथ, पैसों के साथ और फैमिली के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं चाहूँगा थोड़ा डिटेल्स में इसको समझाएं। यहाँ से शुरू करते हैं, सोनम मैम, सारा मैम। जो ऊपर के दोनों कार्डिनल थे वो बिजनेस डेवलपमेंट में काम आते हैं, लेकिन नीचे का कार्डिनल अगर ब्रेक हुआ
तो ये बने हुए बिजनेस को खराब कर देगा। इस कार्डिनल को बनाए रखने के लिए मेरे सीनियर ने मेरे साथ कैसे काम किया था, मैं जस्ट एग्जांपल से आपको बताती हूँ। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था मेरे मदर के साथ। 1 साल मेरे मदर, मेरे फादर, मैं, हम मैक्सिमम मीटिंग में साथ में जाते थे। जब हम 1 to 1 या किसी के घर होम मीटिंग करने जाते थे, मेरे मदर मेरे साथ होते थे या मेरे सीनियर मेरे साथ होते थे। अगर मेरी मदर साथ नहीं है, लगभग 1 ईयर बाद मेरी मदर ने बोला अभी सारी चीज़ तुम संभालो, तुम तैयार हो गए हो, घर को भी देखना है, ठीक है आप करो, हम पीछे से बैक सपोर्ट में। अब प्लान दिखाने मुझे अकेले जाना होता था। बीइंग अ फीमेल मैं अकेले जाती थी। 18 ईयर, मैं तब 1 साल यानी 18 साल की हो गई थी। 17 साल में मैंने बिजनेस को शुरू किया था। सो मेरा सीनियर में कपल में वो लोग काम करते थे। मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरा मीटिंग है और मेरे मीटिंग में वो दोनों कपल प्रेजेंट नहीं थे। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि अकेले सिर्फ सर आए, जबकि बीइंग अ फीमेल वो एक टीचर थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, और अपना घर, उनके 2 बच्चे थे, अपना घर संभालते थे। लेकिन मैक्सिमम मीटिंग में अगर मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी तो वो क्या प्रेजेंट रहते थे, और या फिर मैम और मैं। इन शॉर्ट उन्होंने इस कार्डिनल को ब्रेक होने से कैसे बचाया। कभी भी सर मेरे साथ अकेले मीटिंग करने नहीं गए, जबकि उनका मेरा जो रिलेशन था, ही इज माय, आज की डेट में भी मैं बोलूँ तो दे आर माय सेकंड पेरेंट्स लाइक दैट। इतना स्ट्रॉन्ग एक पेरेंट्स वाला रिलेशन हमारा बिल्डअप था। उसके बावजूद वो इस कार्डिनल को मेंटेन करते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जाके। उससे बेनिफिट क्या मिला, अगले 2-3 साल में जो मेरा एरिया था, मेरा एरिया जो एक लोअर मिडिल क्लास एरिया है, और वहाँ पर ये सब बातों की बातें बहुत ज़्यादा बनती हैं। जो भी सर बोल रहे थे ना, जब हम घर पे रहते हैं तो सास बहू, देवर देवरानी, नंद भौजाई और पड़ोसी और इसने क्या किया ये बात होती है। और जब हम मीटिंग के अंदर होते हैं, ह्यूमन नेचर है, तो पानी नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, हमें बात करने की शायद आदत है। लेकिन जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं और एक फीमेल के नाते मुझे ये क्वेश्चन कभी मेरी मार्केट से नहीं आया कि ये कोई गलत काम कर रही है या ये है ना इस तरीके का नेचर, मतलब एक जो कैरेक्टर के ऊपर बात होती है ना, वो बहुत सेफ्टी के साथ उन 3-4 साल में मेरे एरिया में, क्योंकि आप शुरू में अपने एरिया में डेवलपमेंट करते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन झेलने के लिए नहीं मिला। दैट्स व्हाई मैं इस बिजनेस में टिक पाई और कर पाई। अदरवाइज शायद मेरे पेरेंट्स मुझे बिजनेस छोड़वा देते, शायद इस तरीके की बातें उठती तो वो पहला पैर मेरा खींच देते, बिकॉज शुरू में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं आती है। और ऐसे 2-4 शब्द अगर सुनने को मिल जाए हमारे किसी परिवार वाले को तो हमारा बिजनेस रोकवा देते हैं। इन शॉर्ट, कार्डिनल के कारण आपका बेस बनेगा और बनी हुई टीम नहीं टूटेगी। ये मेरा ओवरव्यू है। थैंक यू। मैं ऐड ऑन ही करूँगी। अभी जैसे मैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में मैं अकेली काम करती थी, और इधर आने के बाद मैंने और मेरे फैमिली में मैंने चेंजेस देखा है कि कैसा उनका फीडबैक है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी, पहले तो फैमिली में, पहले मैं अकेली काम करती थी, बीइंग ए फीमेल, मदर ऑफ 2, बाहर गई, मान लीजिए शाम को आने में थोड़ी सी लेट हो गई, घर वाले सुनाएंगे, झगड़ा तो होना ही है, लड़ाई भी होगी, काम तो बाद में होगी, पहले घर पे प्रॉब्लम आएगी। ये पहले मैंने देखा होता था, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं था कि फैमिली को लेके आगे आए। एस्टोनिया 1 में पहले दिन से क्या कर रहे, फैमिली बिजनेस, अपने पार्टनर को लाए वैसे। अब मैं सोच रही थी कि मैं किस तरीके से कैसे करूं, और मेरा भी वो हो गया कि होना चाहिए। फिर आई एम जस्ट कटिंग इट शॉर्ट, मैंने मेरे बेटों को ये चीज़ रखा सामने। मेरा बड़ा बेटा B.Pharm फाइनल ईयर स्टूडेंट, न्यूट्रिशन ऑफिसर है, वो काम भी कर रहा है। छोटा बेटा ही स्टार्टिंग इंजीनियरिंग। तो मैं चाहती थी कि दोनों में से एक मेरा सपोर्ट सिस्टम बने। तो मैंने क्या किया, अभी बैकएंड में मैंने उनको रखा है, मुझे कुछ भी करना है, काम है, ओरिएंटेशन कैटलॉग है, मैं उसको बोलती बेटा जरा करना, 2-4 लोग घर में आ गया थोड़ा करो, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो सीखे। फिर मैंने क्या किया, 2-4 जगह जब मुझे बाहर जाना था, पहले प्रीवियस कंपनी में मुझे अपलाइन को बुलाना पड़ता था, और अपलाइन ठहरे मर्द ही, मैं गई तो मेरा फैमिली, हाँ अपलाइन पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, और फैमिली को भी उनके ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे मेंटर और मेरे अपलाइन पे मेरी पूरी फैमिली की बहुत बड़ा भरोसा था, इसलिए अगर मैं बोलूँ कि लेट भी हो रहा है तो वो जानते थे कि कोई बात नहीं, उनके साथ है, वो सेफ है, ऐसा। अब इस सिस्टम में एस्टोनिया 1 में आने के बाद क्या हुआ, जब मैंने अपने बेटे को लेके बाहर जाना शुरू किया, अब मैं 12 बजे 1 बजे भी घर पे उतर के आऊँ, हस्बैंड का कोई कॉल नहीं आ रहा, उनको पता है कि बेटा उसके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या हो गया, जब मैंने बच्चे को इन्वॉल्व करना थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मैं चाहती हूँ आए एंड दे आर स्टडिंग ऑल्सो, थोड़ा थोड़ा करके लाना शुरू किया, फैमिली का नजरिया बदला इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को लेके। पहले बोलते थे सही नहीं है, घूमने फिरने जाती है ना, अच्छे लोग नहीं होंगे, इतने ज्यादा मर्द होता है इस सिस्टम में, और आपको वहां पे क्यों औरत होके जाना है, गलत कमेंट पहले आता था। आस पड़ोस सास ससुर में सब बोलते थे, तो वहाँ घर पे लड़ाई होना ही होना है। अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसको एज अ बिजनेस लेके, बच्चे को भी साथ लेके मैंने शुरू कर दिया, और मैं उनको लेके वियतनाम भी गई थी। उसके बाद माय फैमिली, माय हस्बैंड, सास ससुर जो डांट फटकार करते थे, आप बोलते हैं सही जगह पे है, पूरे फैमिली को लेके चलो। लो भाई, ये एस्टोनिया हॉल में आने के बाद ये मैंने चेंजेस देखा, लोगों की नजरिया में बदलाव देखा, और उससे मेरा बेनिफिट हो रहा है। अब बेनिफिट कैसी हो रही है, बिजनेस में भी हो रही है। बिजनेस में कैसी हो रही है, अभी मैं जो कुछ भी यूज कर रही हूँ मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। उन लोगों ने अपने सारे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया एस्टोनिया वन से। दोनों बच्चे हॉस्टल रहते, अब उन दोनों को मैंने टिप्स देना शुरू किया, बेटा आप यूज कर रहे हो तो अपने रूम में 4-4 लोगों के साथ हो ना, उनको भी बताओ, लड़कियां भी उनको भी बताओ। उन्होंने वहां पे सेलिंग करना शुरू कर दिया। फायदा किसका हुआ, मेरा। और मैंने उनको फ्री में नहीं रखा, दोनों बेटों को। प्रॉफिट आपका, बिजनेस मेरा, बेचो जितना बेचना है, WSP मुझे दे देना। अब दे आर नाउ गेटिंग इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट सेलिंग। पहले बोलते थे नहीं, सही नहीं था। अब फैमिली बिजनेस अब बन रहा है एक्चुअल मायने में, एंड दिस इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। थैंक यू मैम। आपसे सवाल ही पूछूंगा मैं, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको आपने किसी टीम मेंबर के साथ कहीं पे ट्रेवल करना पड़ रहा है, सो स्पॉन्सर है जेंट्स और जो टीम मेंबर वो फीमेल है, इंटेंशन सही है, दोनों ऑनेस्ट है, लेकिन समाज क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ट्रेवल कैसे करना चाहिए जब ये अनअवॉइडेबल हो? मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि सालों की जर्नी का, तो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया वो ऐसा कपल ही आए थे हमारे घर पे। और अभी भी मैं और सुनील, हम दोनों का हमेशा रहता है कि अगर सुनील को किसी फैमिली के साथ जाना है, किसी के घर जाना है, तो वो कोशिश करते हैं कि उनका घर के अंदर जो मेल हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर वो घर पे एटलीस्ट हो, तभी वो उनके घर जाते हैं। ये हमेशा उन्होंने उसको फॉलो किया है। और अगर कोई ऐसा कुछ है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ देखो पहले तो अवॉइड ही करो। हम लोग एक सोशल उसमें रहते हैं, हमारे जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा बिजनेस भी एक समझो कि लोगों से बिल्ड होता है। आपको जहाँ निकलोगे आपको लोग देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, कल को आप फेमस हो गए, आप भी हो सकता है कोई ना कोई प्रोफाइल आपको विजिट करे लोग, तो उस पर कॉमेंट भी आपके उसी बिहेवियर के कारण आने हैं। तो इसलिए पहले मैं तो स्ट्रिक्टली हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई आपको लेडीज़ के साथ जाना है तो हमेशा कोशिश करो, नहीं कोई बात नहीं, मदर को लेके जाओ, सिस्टर को लेके जाओ, साथ में अगर किसी के घर जाना। अगर लेडी अगर जा रही है तो किसी ना किसी ऐसे को ज़रूर लेके जाए जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, नहीं तो अकेले जाओ। ज़रूरत नहीं है कि आपको अपनी अपलाइन की गाड़ी के अंदर बैठ के जाना। मैं तो बोलती हूँ अकेले जाओ, पहले जाके उनकी फैमिली के अंदर प्लान करो, फिर बुला लो अपने स्पॉन्सर को, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना विजन क्लियर, आपको अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है, बड़ा करना है, फैमिलीज को इन्वॉल्व करना है, जो लीडर अकेले बिल्ड भी कर रहे हैं, अगर उनकी फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करना है बिजनेस के अंदर, लेडीज़ को इन्वॉल्व करना है, तो आपको वो चीज़ स्ट्रिक्टली क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ें रेगुलेट होंगी। नहीं तो आज आपको ऊपर ऊपर से लग रहा है, कल को चीज़ें कहाँ पे इम्बैलेंस हो जाए, कहाँ किसका कहाँ अट्रैक्शन हो जाए। आपकी टीम तो आप सोचो ना, इंडिया में यूथ कितना है, आप किसी को रोक नहीं सकते, तो कल को चीज़ें बिगड़ेंगी। तो बीइंग ए लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि टीम को सही तरीके से गाइड करो। अकेले ट्रैवल करो, नो प्रॉब्लम, पर कभी भी ऐसा एग्जाम्पल सेट मत करो जिसको लोगों के लिए फॉलो करना मुश्किल हो, जिससे चीज़ें खराब स्थिति में जाएंगी। थैंक यू मैम। सुनील सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। हमने यहाँ पे ये भी कहा और देखा भी है कि जो पैसों का लेन देन होता है, एक स्पॉन्सर अपनी टीम के साथ किस तरह का लेन देन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, चाहे दो डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में हो, मार्ट के साथ हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कैसा होना चाहिए फिर कैसा नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बिजनेस में जब पर्सनल लेन देन वाली जो चीज़ें आती हैं, बहुत बार लोग कहते हैं सर मेरा ये ऑर्डर लगवा दो, या मैं आपको 2 दिन बाद दे दूंगा, 5 दिन बाद दे दूंगा।
तो इस तरह की सिचुएशंस में मैक्सिमम टाइम कन्फ्लिक्ट होते हैं, प्रोमिसेस कई बार सिचुएशंस की वजह से किसी वजह से लोग टाइम पे पूरा नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए कि आप कम से कम अपने बिजनेस में कोई भी क्रेडिट के लेन देन इस तरीके के ना करें कि वो मार्ट के साथ है या अपलाइन डाउनलाइन के साथ है, तो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन से उससे मैसअप्स नहीं होते हैं किसी भी तरीके के। और उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, अगर आपने किसी डाउनलाइन को कोई फेवर किया है और वो टाइम पे नहीं चीज़ों को आपको कर पाया, आप उसको अपने प्रॉमिस को कंप्लीट कर पाया, अगर आप उसको बिजनेस के लिए भी कॉल कर रहे हैं तो उसके दिमाग में आएगा यार उनका फ़ोन आ रहा है ज़रूर, वो वाली बात पूछेंगे। हो सकता है कुछ प्लानिंग के लिए, गोल सेटिंग के लिए, किसी और दूसरे पार्ट के लिए कनेक्ट कर रहे हैं, पर सामने वाले के दिमाग में ये जाता है कि मैं वो नहीं कर पाया, सर का फ़ोन आ रहा है, मैं क्या जवाब दूँगा। तो लाइक दैट। तो इसलिए अगर आप उनसे बचेंगे या चीज़ों को फेयर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, उससे बचना चाहिए। एक चीज़ और मैं छोटी सी ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो पहले एक टॉपिक चल रहा था। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास आपका कम्युनिकेशन होता है किसी भी दूसरे जेंडर के साथ, मेल का फीमेल के साथ, या कहीं से कोई क्वेरी आती है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं प्रोडक्ट को लेके, बिजनेस को लेके, या कोई डाउनलाइन मुझे नंबर पास ऑन कर देती है कि सर वो एक लेडी है, वो बहुत अच्छी है, ये कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में, आप जरा बात करना। मैं पहला इंट्रैक्शन नीरू से स्टार्ट करता हूँ, उनको नंबर भेजता हूँ कि ये मेरे पास एक लीड आई है, तुम जरा बात करो, और ये अपना एक बेसिक बात करके फिर आगे उनको बिजनेस प्लान बताना है, नहीं बताना है, क्या करना है। पर जब तक वहाँ से चीज़ें ग्रीन सिग्नल नहीं होते कि हाँ मेरा एक बेसिक डिस्कशन हुआ है और सी और ही इज़ द राइट पर्सन, इनके पास किसी की इंक्वायरी आती है तो ये मुझे भेजते हैं, किसी मेल अगर पर्सन की इंक्वायरी आती है। तो बहुत बार आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप मैरिड नहीं है या आपके कोई पास कोई ऐसा पर्सन नहीं, तो आपके अपलाइन में जरूर कोई मेल फीमेल ऐसा होगा जो आपको इसमें हेल्प कर सकता है। तो ऐसे मतलब चार्ज खुद ना ले, जो भी एक राइट जगह है वहाँ से ही अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो हमेशा आपका बिजनेस राइट डायरेक्शन में और सही चीज़ों के साथ चलेगा। विवेक सर, आपसे एक दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। ये हमने देखा भी है, सुना भी है, और आप सभी को हम ये सारे बातें इसलिए बता रहे हैं कि हम एक सस्टेनेबल, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, कस्टमर्स के लिए, आपके लिए, मेंटर्स के लिए। ऐसा होता है कि क्लोजिंग के आसपास में आप 15,000 का बिलिंग करा दो, प्रोडक्ट में बाद में ले लूँगा, भैया मार्ट आप बिलिंग करा दो, इतना का मैं प्रोडक्ट ले लूँगा, पैसा पेमेंट कर रहा हूँ। इसमें कितना केयरफुल होना चाहिए जिसके पास एक कॉल आती है, या फिर क्या ये मानना चाहिए? ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि पहली बार में तो कोई भी चांस लेता है। बोलते हैं ना कि भरोसा आप किसके ऊपर करना है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, राइट। लेकिन जिसके साथ काम करते हैं धीरे धीरे बिहेवियर भी समझ में आता है। एक बार आपने कर दिया और कहीं कमिटमेंट फेल हो गया तो ये बात तो पक्की है, दोबारा तो आप करने वाले हैं नहीं, राइट। लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट इसमें कितना हैम्पर होता है, जैसे सुनील सर ने बताया, पैसे का कुछ लेन देन था, हो सकता है कि आपके शहर में विक्रांत सर सडनली कुछ उनका प्लान बन रहा हो, आपके शहर के थ्रू जा रहे हैं और आपने एक्साइटमेंट के साथ में टीम को कॉल कर रहे हैं कि अर्जेंट हमने मीटिंग रखी है, जल्दी से आना है, राइट। सामने वाले को कर रहे हो सकता है कि वो आपकी टीम का एसेट हो, अच्छा सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन थोड़ा सा ये फाइनेंशियल लेन देन के चक्कर में अब उनको मैसेज क्या जा रहा है, पैसे के लिए कॉल आ रहा होगा। आप किस लिए कॉल कर रहे हो? अपॉर्चुनिटी मिली है, जल्द उसको कैश कराना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक बार हो गया तो एक बात होता है, दोबारा तो आप करेंगे नहीं। मैं इससे थोड़ा सा हट के एक और चीज़ बोलूँगा, स्पेशली A1 एकेडमी के बारे में। स्ट्रॉन्ग मैसेज हम सबके लिए, जिसको बेसिकली मैं तो बहुत स्ट्रांगली उसको मानता हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन से पहले तकरीबन 7.5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं, कोई भी ऐसी RBC नहीं है जहाँ पे ये हमारा पैनल डिस्कशन नहीं होता। और ये हम मानते हैं कि अगर आपका रूट अगर मजबूत हो गया तो फिर तो आप बहुत बड़ा कर जाओगे। ये रूट बिल्ड करने का ही ये प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो आज अगर इतनी सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही हैं, A1 एकेडमी के लिए एक बार जरूर क्लैपिंग होनी चाहिए। अभी भी किसी को अगर ये लग रहा होगा कि पता नहीं यहाँ पे फ्यूचर हमारा सेफ है नहीं है, यहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मैं प्रोटोकॉल के थोड़े से शायद अगेंस्ट में मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं, जो लोग भी अब इसके पहले भी RBC में आप लोगों ने अटेंड किया होगा,
मैंने आज तक 7-7.5 साल में कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी कि कंपनी को लीड करने वाला पर्सन यानी कि डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो बैठ के सुबह से शाम तक, सुबह में टाइम से पहले आना और सबसे लास्ट में जाना। अगर अभी भी आपको अगर डाउट लग रहा है, अभी भी आपको लग रहा है कि सोनिया वन में हमारा फ्यूचर है या नहीं है, तो फिर आपको चेक करना है कि आपका चेकिंग का पैरामीटर है वो आप कहाँ से आपने सीखा है, राइट। तो इसके बारे में जरूर देखें। और जो भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये इसीलिए कि आप में से नए जो लोग भी आए होंगे, अगर इस तरह की सिचुएशन से आप नहीं गुजरे होंगे तो अभी से हम अलर्ट रहे, आगे से इसके ऊपर कुछ भी आए तो हमको पहले से अलर्ट रहना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक बार हमारे पैनलिस्ट के लिए जोरदार तालियां। सर, विवेक सर, सुनील सर, नीरू मैम, सारा मैम, सौरभ मैम, कि बेहतरीन तरीके से हमने सारे प्रोटोकॉल्स थैंक यू। सो कार्डिनल्स बिजनेस के प्रोटोकॉल्स हैं और हम कोशिश करेंगे। प्लीज हैव ए सीट, प्लीज बैठे।